नमस्कार। अ, मैं इस समय अहमदाबाद में हूँ और परसों कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि हमारे पुराने मित्र संजीव भट्ट, आईपीएस अधिकारी जो इस समय यहाँ जेल में हैं। उसके एक दिन पहले शाम को मैंने फ़ोन किया उनके घर, तो उनकी पत्नी से पता लगा कि वो जा रही थी। उस दिन न्यायालय की सुनवाई होनी थी उनके खिलाफ़। एक मुकदमा चल रहा है अभी, एक मुकदमे में तो उनको सज़ा हो गई है। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी मिल आता हूँ इसी बहाने, क्योंकि जेल से जब बाहर आएँगे न्यायालय में तो कुछ शायद कहीं मौका मिल जाए। तो मैं गया, तो उनकी सुरक्षा में जो एक पुलिस वाला था, वो मुझसे कह रहा था कि आप इनसे मिल नहीं सकते इस तरह से। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो, ये हमारे पारिवारिक मित्र हैं। मैं और इनकी पत्नी इस परिवार को बहुत दिनों से जानते हैं और मैं जब भी अहमदाबाद आता हूँ, जब ये जेल में नहीं थे तो मैं इनके घर जाता था। उन्होंने सही किया, गलत किया, ये तो आपका न्यायालय तय करेगा, लेकिन भाई मित्र के नाते मैं मिलने आया हूँ। और मैंने उस पुलिस ऑफ़िसर से एक सवाल पूछा, जो उसी समय मेरे दिमाग में आया। तो मुझे लगा कि ये बात मैं आप सबके साथ भी साझा करूँ। मैंने उस पुलिस अफ़सर को क्या कहा, और ये मैंने कोई बहुत सोच समझ के नहीं कहा था, उसी समय मेरे दिमाग में आया और मैंने उसको कहा। मैंने कहा, तुम ये बताओ, तुम गुजरात में पुलिस की सेवा कर रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कि गुजरात देश का अकेला ऐसा राज्य क्यों है जहाँ की 4-5 बड़े पुलिस अफ़सरों ने सरकार के खिलाफ भूमिका ली, अपने करियर को दाँव में रख के, अपनी सुरक्षा को दाँव में रख के वो सरकार के खिलाफ आए और उन्होंने खुल के बोला, और संजीव भट्ट जैसे व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। आप किसी और राज्य का नाम बताइए, जहाँ के अफ़सरों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की हो। हर्ष मंदर ने आईएएस अधिकारी के रूप में इस्तीफ़ा दिया मध्य प्रदेश से, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश की किसी घटना को लेके नहीं। गुजरात में 2002 में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसकी उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए एक तरीके से, चूँकि वो उसी शासन प्रशासन तंत्र का हिस्सा हैं जिसने हिंसा को संरक्षण दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन गुजरात के अंदर बड़े पुलिस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ भूमिका ली और अपनी नौकरी को दांव पे लगा के उन्होंने तमाम काम किए। तो मैं ऐसे कुछ जाबाज और वाकई में बहादुर पुलिस अफसरों की आज बात करना चाहूँगा। नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी को सेवा मान के नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग जो शासन प्रशासन का तंत्र है, उसके बहाव में ही चलते हैं। उनको जो आदेश दिए जाते हैं, उनका पालन करते हैं। और आम तौर पे कोई सरकारी अफ़सर आईएएस हो, आईपीएस हो, वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाता है। बहुत कम हैं जो उस समय की सरकार के खिलाफ कोई भूमिका लेते हैं। उसकी कीमत उनको ये चुकानी पड़ती है कि उन्हें कोई ऐसी जगह पे नियुक्त कर दिया जाता है जो बहुत हाशिए पे होती है और वहाँ से वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुजरात के अंदर आरबी श्री कुमार, जो पुलिस महानिदेशक के पद तक पहुँचे, हालांकि गुजरात सरकार उनको नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के आदेश से बनाया गया। हालांकि गुजरात की उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगनादेश दे दिया। लेकिन श्री कुमार जी के खिलाफ सरकार क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने
नानावटी मेहता कमीशन, नानावटी मेहता आयोग जो 2002 की सांप्रदायिक हिंसा की जांच करने के लिए बैठाया गया था, उसके सामने ये कहा कि 2002 की हिंसा में गुजरात सरकार की भूमिका है। उन्होंने लिंगडो साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके यहाँ शिकायत की कि कानून और व्यवस्था की स्थिति गुजरात में ठीक नहीं है और उसकी वजह से जो है वहाँ दंगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी चुनाव न कराया जाए। और उनकी बात चुनाव आयोग ने मानी। जाहिर है कि गुजरात सरकार उनकी इस भूमिका से नाराज हुई और उनको महानिदेशक नहीं बनाया गया। और हाल में ही जब जकिया जाफरी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 2002 में जो कुछ भी गुजरात में हुआ उसमें एक साजिश हुई है सरकार को बदनाम करने की, और चूंकि वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वो उसके मुख्यमंत्री थे, तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और कुछ लोग हैं, कुछ असंतुष्ट अफसर हैं जो इसमें शामिल हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको तीस्ता सेतलवाद को, संजीव भट्ट तो पहले से ही जेल में थे। आप सोचिए, ऐसा सज्जन व्यक्ति, ऐसा बुद्धिजीवी जो संस्कृत में भाषण दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को, बहुत सज्जन और बौद्धिक व्यक्ति को ये बता के कि वो असंतुष्ट अफसर हैं क्योंकि उन्होंने ये सच बोल दिया था कि 2002 की हिंसा में गुजरात सरकार की भूमिका है, उनको जेल भेज दिया जाता है। अब उनको जमानत मिल गई है, लेकिन वो कितने दिन सुरक्षित हैं अभी मालूम नहीं। जब तक ये सरकार रहेगी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। दूसरे अफसर हैं रजनीश राय, जो बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने सोहराबुद्दीन का जो फर्जी मुठभेड़ हुआ जिसमें वो मारा गया, उस मामले की जांच उनको दी गई थी और उन्होंने अपने कार्यालय में डीजी वंजारा, आर के पंडियन और एम.एन. दिनेश, 3 बड़े पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुला के बिना अपने पुलिस महानिदेशक को बताए, बिना अपने गृह मंत्री अमित शाह को बताए, उन्होंने 3 अफसरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जाहिर है कि सरकार इससे बहुत खुश नहीं हुई होगी। उनका तबादला जादूगोड़ा झारखंड कर दिया गया, जहाँ की यूरेनियम का खनन होता है। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया। फिर उनका तबादला आसाम कर दिया जाता है, वहाँ आर्मी की संलिप्तता थी। जो वहाँ के का स्थानीय संगठन था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने में सेना की भूमिका पर उन्होंने खुलासा किया। तो फिर उनका तबादला किया गया। अंततः परेशान होके उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। उनका इस्तीफ़ा आज तक स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन वो अब आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए हैं और आईआईएम अहमदाबाद ने उनको ये मान के नियुक्ति दी है कि ये उनकी पहली नियुक्ति है। इसके पहले उन्होंने कभी सरकार की सेवा नहीं की, नहीं तो उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। तो बिना इस्तीफ़ा स्वीकार हुए भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी आज आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर है, क्योंकि वो इस व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठ पा रहा था। जहाँ जाता था वो सरकार की गलती को उजागर करता था और सरकार को ये कबूल नहीं था। लेकिन इसकी शुरुआत आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि गुजरात से हुई, जहाँ उन्होंने सोहराबुद्दीन और उसके बाद उसकी पत्नी और फिर तुलसीराम प्रजापति को मुठभेड़ में जो मारा गया, जिसमें
तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह भी अभियुक्त बनाए गए थे। वो पूरा मुकदमा चला जिसमें एक जज की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद फिर अमित शाह और बाकी लोग बरी कर दिए जाते हैं, क्योंकि सोहराबुद्दीन का जो भाई जो मुकदमा चला रहा था वही पीछे हट गया, बहुत सारे गवाह पीछे हट गए। तो उस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को जेल भेजने का श्रेय रजनीश राय को जाता है। राहुल शर्मा आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए भावनगर के पुलिस अधीक्षक थे। 2002 में एक करीब 10,000 लोगों की भीड़ एक मदरसे पे हमला करना चाहती थी, जहाँ पे 400 बच्चे पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। राहुल शर्मा ने जो भीड़ थी उस पे गोली चलाई, कुछ लोग घायल हुए, कुछ मरे। इस बात से उस समय के जो गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, वो तो प्रसन्न हुए। उन्होंने संसद में राहुल शर्मा की तारीफ भी की और अपनी आत्मकथा में भी उसका जिक्र किया। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हुए और उन्होंने राहुल शर्मा का तबादला करवा दिया गृह मंत्री गोवर्धन झाड़फिया के माध्यम से, क्योंकि सबको मालूम है कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर, उसकी देखरेख में 3 दिन तक हिंसा चली। उसने हिंसा होने दिया, हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर जो हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसको उसकी सज़ा दी गई और उन्होंने भी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आजकल वो यहाँ अहमदाबाद के उच्च न्यायालय में अब वकील बन गए हैं। सतीश चंद्र वर्मा भी ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनको इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ की जांच दी गई थी और उन्होंने ये कहा कि 2016 में कि एक प्रायोजित अभियान के तहत इशरत जहां का जो फर्जी मुठभेड़ हुआ, उसमें शासक दल के लोग, दूसरे अधिकारी मिलकर एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो फर्जी मुठभेड़ हुआ वो इसलिए किया गया कि इशरत जहां और उसके साथी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आए थे। लेकिन वो पूरा अभियान झूठा था, ऐसा जब सतीश चंद्र वर्मा ने कहा तो उस समय तो उनके साथ कुछ नहीं किया गया। लेकिन अभी 30 अगस्त को जब वो उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी, उसके कुछ दिन पहले उनको बर्खास्त कर दिया गया ताकि उनको पेंशन का लाभ ना मिले, उस लाभ से वो वंचित रह जाए। और संजीव भट्ट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। अब शायद संजीव भट्ट का अकेला ऐसा एक शपथ पत्र है कोर्ट में जिसमें इस बात के सबूत हैं कि गोधरा में रेल के डब्बों के जलाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री उनको वहां से बचा के निकालते हैं और जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचते हैं, रास्ते में ही उन्होंने सूचना दे दी। बड़े पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में संजीव भट्ट मौजूद हैं। हालांकि एक एसआईटी की जांच में ये कहा जा रहा है कि वो उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आईआईटी बम्बई का बीटेक और एमटेक वो भी गोल्ड मेडलिस्ट और उसकी पत्नी श्वेता भट्ट, ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संजीव भट्ट झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो झूठ बोल के अपने आप को क्यों फंसाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो एक बहादुर, एक ईमानदार पुलिस अफसर है। उन्होंने इस बात को कहा है कि नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि गोधरा में रेल डब्बों के जलाए जाने के खिलाफ जो हिंदुओं में आक्रोश है, उस आक्रोश को 3 दिन के लिए निकालने दिया जाए और इसलिए 3 दिन की हिंसा गुजरात में हुई।
जिसमें 2000 के करीब लोग मारे गए। मरने वाले ज़्यादातर मुस्लिम थे, जैसा कि हर एक सांप्रदायिक घटना में हिंदुस्तान की होता है। तो ये बात जब संजीव भट्ट ने न्यायालय में 2011 में कही, उसके बाद उनके सामने संकट खड़ा हो गया। 2 पुराने मामले निकाले गए हैं। एक मामले में जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, यानी कि जब पुलिस की हिरासत में व्यक्ति था तो उसकी मृत्यु होती है, उसमें उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। हालांकि वो जो मृत्यु हुई थी उस व्यक्ति की, वो पुलिस की हिरासत में नहीं हुई थी, पुलिस की हिरासत से छूटने के 18 दिन बाद हुई थी। और इस व्यक्ति का संजीव भट्ट से कोई आमना सामना नहीं हुआ। संजीव भट्ट पड़ोस के जिले के पुलिस अधीक्षक थे उस समय, वहाँ भी उनको चार्ज दे दिया गया था। और अगर मान भी लें कि किसी पुलिस वाले ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की होगी, तो वो कोई निचले स्तर का पुलिस अधिकारी रहा होगा, वो निश्चित रूप से संजीव भट्ट तो नहीं ही थे। तो जिस आदमी से उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, जो आदमी पुलिस की हिरासत से छूटने के 18 दिन बाद मरता है, तत्काल कोई शिकायत नहीं होती है, कुछ दिनों बाद एक शिकायत की जाती है, उस शिकायत में संजीव भट्ट का नाम भी लिखा जाता है। वो मामला गुजरात सरकार ने बंद कर दिया था। वो मामला बंद हो चुका था न्यायालय में और ये माना गया था कि ये झूठी शिकायत है। उस मामले को फिर से खोल के और उसमें संजीव भट्ट को उस व्यक्ति की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए उसको सजा दे दी गई है। तो ये है गुजरात, जहाँ की आप देख रहे हैं कि किस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सरकार के खिलाफ आए हैं। संजीव भट्ट के खिलाफ एक मामला और चल रहा है, न्यायालय में उसकी सुनवाई चल रही है, शायद उसमें भी सजा हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि गुजरात ऐसा राज्य क्यों है जहां 4-5 बड़े पुलिस अफसर सरकार के खिलाफ, सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ उन्होंने भूमिका ली, सरकार के खिलाफ उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किए, आयोगों के सामने बयान दिए, चुनाव आयोग से शिकायत की गई। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या हो रहा था, क्यों ऐसा किया जा रहा था, जिस वजह से ये इन पुलिस अफसरों को गुजरात सरकार के खिलाफ भूमिका लेनी पड़ी। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप ही तय कीजिए कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहाँ पे इतने सारे पुलिस अफसरों में असंतोष क्यों था? क्या वो अपने व्यक्तिगत निजी हितों के कारण था, या उनके अंदर का जो ज़मीर था वो चुप रहने को तैयार नहीं था, वो समझौता करने को तैयार नहीं था, और इसलिए इन पुलिस अफसरों को खुल के सामने आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।